नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि मंगलोर की तर्ज पर केदारनाथ उपचुनाव को ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बाहर की गाड़ियों जिनमें बीजेपी के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं उनकी जांच नहीं की जा रही और अन्य लोगों की जांच की जा रही है। इससे जरूर संदेह पैदा होता है कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह कांग्रेस की बौखलाहट है। देखिए, बिल्कुल मंगलौर की तर्ज पे चुनावों को ले जाने की कोशिश हो रही है और जिस तरीके से वहाँ बाहर की गाड़ियों में जिनमें बीजेपी के पोस्टर या कोई बिल्ले लगे हुए हैं उनकी जांच नहीं हो रही है, वहीं अन्य लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस चीज से शंका हो रही है और हम वहाँ जब बीच में थे भी तो महसूस कर रहे थे कि क्या चल रहा है। जिस तरीके से वहाँ क्रिकेट के वॉलीबॉल के जिस तरीके से हारमोनियम, तबला, ढोलक इत्यादि बट रही हैं और चीजें हो रही हैं, उससे लगता है कि बीजेपी क्या कर रही है। दूसरा, 5 मंत्रियों की ड्यूटी किस नियत से लगाई है, ये सब सोचने की बातें हैं और हम लोग लेकिन मुकाबला कर रहे हैं। तो जब कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है और चुनाव में उसको लगता है कि जन समर्थन हमारे साथ नहीं है, लोग हमारे साथ नहीं है, चुनाव प्रचार हमारा नहीं चल रहा है, लोग हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो ले दे करके दो ही बातें होती हैं। या तो वो कहते हैं कि साहब सरकारी मशीनरी पे गड़बड़ है, सरकारी मशीनरी सत्ता पक्ष का साथ दे रही है, या दूसरा आरोप होता है कि ईवीएम घोटाला है, ईवीएम में गड़बड़ हो गई है। ये सुनते सुनते लोग जो है कि थक चुके हैं, इसलिए इसको भी कोई सुनने वाला नहीं है। इसको एक उत्तराखंड में अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के आरोप लगाते रहे हैं। अब खुद मंत्री भी मुख्यमंत्री को दरकिनार करने में जुट गए हैं। प्रदेश की युवा एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री धामी की तस्वीर को गायब कर खुद को सीएम से बड़ा साबित करने की कोशिश की है। मंत्री रेखा आर्य पर पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा मंत्री रेखा आर्य पर अधिकारियों के साथ तनातनी करने के भी आरोप लगते रहे हैं। कई अधिकारियों ने पूर्व में मंत्री रेखा आर्य के साथ कार्य करने से इनकार भी किया है कि इस प्रकार की, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है और ना मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन आप लोगों ने कहीं कोई नोटिस किया होगा, कोई बात आपको लगी होगी, तो हो सकता है कोई कहीं कोई त्रुटि या कुछ कुछ ऐसा कारण हो जो त्रुटिवश ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलने के लिए एंटाइटल भी नहीं हूँ, इसके लिए हमारी मीडिया की और प्रदेश की जो टीम है वो इस पर कुछ विचार दे पाई, या राज्य के जो अपने प्रवक्ता हैं, शासन के प्रवक्ता हैं, वो उस पर विचार देंगे। लेकिन हो सकता है कहीं कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ ऐसा जैसा आप लोगों ने बताया। वैसे मैं समझता हूँ कि रात में तो किसी का कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ भूल चूक। देखिए, अब ये अंदरूनी झगड़े हैं। वो कई बार पहले भी मुख्यमंत्री का कहना मानने से बाज आ गई हैं। जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे बरसात में आपदाएं आती हैं और कृपया करके आप लोग मुख्यालय ना छोड़ें या अपना प्रदेश ना छोड़ें, उस समय उन्होंने बरेली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और अपने अधिकारियों को, जो खाद्य विभाग के खासकर थे, उनको वहां बुलाया था। तो वो तो पहले से इन चीजों को करती रही हैं और ये उनकी पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, उसमें मुझे नहीं पड़ना। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जोशी ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए यूपीसीएल के निदेशक अनिल यादव के सीमा विस्तार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में युवाओं को मौका देने के लिए जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं उन्हें पहले ही वीआरएस दे दिया जाता है, लेकिन यहां 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है, जो निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी परमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने की जगह अधिकारियों के गेट पर होती है, ना उनके ऑफिस में घुसकर उनके साथ अभद्रता करने की। उन्होंने सचिव के साथ हुई अभद्रता की निंदा की है। चाहे वो कोई भी विभाग हो, अगर 60 वर्ष से ऊपर किसी को सेवा विस्तार दिया जा रहा है तो बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आज तक देखा, योगी जी के राज में देखा, 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष से पहले जो कर्मचारी काम करने लायक ने उनको बीआरएस दे दिया गया।
बीआरएस दिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे कि आप कोई भी सेवा विस्तार नहीं देंगे, आप कोई भी काम करेंगे उससे पहले, और जो बूढ़े हो जा रहे हैं अब युवाओं को जगह दीजिए, चुनाव हो या कोई भी चीजें जब युवाओं को जगह दी जा रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है। एक दूसरी चीज, सेवा विस्तार के लिए जिस प्रकार से ये कहते हैं कि हमने अभी जो मीटर हैं ये दूसरे प्रकार के स्मार्ट मीटर कर दिए हैं, आप 60 वर्षों तक कुछ नहीं कर पाए, अब नया कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ये सेवा विस्तार जो है इसको खत्म करना चाहिए। और जो ये तमाम बेरोजगारों के जो अध्यक्ष हैं, इनको भी अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। आंदोलन क्रांतिकारी होते हैं, आंदोलन गांधीवादी होते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो ये आंदोलन है ये गुंडागर्दी हो रही है। तमाम आप तुष्टीकरण के आंदोलन कर रहे हैं, जो नेताओं पर, अधिकारियों पर आप जिस प्रकार से ब्लेम लगा दे रहे हैं, कभी आप डीजीपी साहब के लिए, एसएसपी साहब के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, आईएएसओं के लिए, अगर आप जनप्रतिनिधि सचिवालय के गेट पर आंदोलन कीजिए, चाहे क्रांति करें या गांधीवादी। आप झूठ और छल का सहारा लेकर के, ठेकेदारों को लेकर के दूसरे के पास पर आप अंदर गए, ये बेहद निंदनीय है। और सेवा विस्तार पर मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार सेवा विस्तार दे रही है, ये बेहद निंदनीय है। विकास नगर में खेल महाकुंभ 2024 का आगाज हो चुका है, जिसमें आज बालिका वर्ग ने इस खेल महाकुंभ कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी पहुंचे। वहीं उन्होंने इस खेल महाकुंभ के बारे में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि इससे बालिका वर्ग में काफ़ी उत्साह है। आपको बता दें कि खेल महाकुंभ कार्यक्रम 2024 विकास नगर में कई न्याय पंचायत की बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। बहुत ही सुंदर अभियान है और आज विशेष रूप से खास बात यह है कि आज जो प्रतिस्पर्धाएं वो सारी बालिकाओं की है। तो 5-6 न्याय पंचायतें हमारे इस ब्लॉक में हैं, तो सारे न्याय पंचायतों की, और आप देख रहे हैं कितनी सब उत्साह है हमारी बेटियों में, हमारी बच्चियों में, और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हूँ। देख रही कितनी अच्छे से वॉलीबॉल खेल रही हैं। अभी उन्होंने एथलेटिक्स में, अभी ट्रैक इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया। तो बच्चे बहुत धीरे धीरे जो ये कार्यक्रम हमारे इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी की उदयमान खिलाड़ी योजना है, जिसमें कि जो अच्छे खिलाड़ी निकल कर के आएंगे इन बच्चों में से, उनको बाकायदा 1500 रुपया प्रति माह का बाकायदा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के शुरू से ही हम बच्चों को स्कूल डेज से ही बिल्कुल प्रेरित कर रहे हैं उस बात के लिए। और एक साथ ही साथ प्रतिस्पर्धाओं के साथ ही साथ इस बात पे भी विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है कि इस अभियान के एक उद्देश्य और भी है, E2P की तरफ ले जाना। मतलब वो केवल बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ही ना चिपके रहें, बल्कि प्लेइंग फील्ड पर जाएं, उससे मोबाइल से बाहर निकल करके खेल के मैदान की तरफ भी जाएं, जिससे उनका अच्छा स्वास्थ्य बनेगा, वो उनका फिजिकल फिटनेस ठीक रहेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर आज उत्तराखंड कांग्रेस ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल में मरीजों के बीच जाकर फल वितरण कर मरीजों से उनका हालचाल जाना। वहीं प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को कांग्रेस के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज पूर्व गृह मंत्री, हमारे उत्तराखंड कांग्रेस के भीष्म पितामह श्रद्धेय राम सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, इस देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती आज महानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाई है, जिसमें मुख्य रूप से एक बात आई है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, उन्हें हम नेहरू जी के जीवन से, उनके कर्तव्य जो उन्होंने काम किए, उन्हें नई पीढ़ी को हम समझाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि नेहरू जी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े शिक्षित व्यक्ति थे, जेल में रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, जिसको बाल दिवस के रूप में भी पूरे देश में और विश्व में मनाया जाता है। आज हम उन्हीं का स्मरण करते हुए उनको नमन भी कर रहे हैं और दून हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं। जो यहाँ पे मरीज लोग एडमिट हैं, उनकी जल्दी स्वस्थ की हम कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने घर को जाएं। और जो नेहरू जी के समय पे जो विकास देश के अंदर हुआ था,
जो देश की आजादी में उन्होंने अपना समय दिया और जो देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आज पूरे विश्व के अंदर अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मानते हैं तो उनके समय में उनके द्वारा किए गए कार्य को है, उन्हीं को आज हम नमन करते हुए यहाँ पे दोनों हॉस्पिटल में आए हैं। हमारे सहयोगी साथी भी हमारे साथ में उपस्थित हैं, जगदीश ईमान जी, हमारे पूरन सिंह रावत जी हैं, हमारे डीएवी कॉलेज छात्र संघ के महामंत्री रहे हमारे राजकुमार जायसवाल जी, वीरेंद्र जी, सारे लोग हमारे साथ में आज उपस्थित हुए हैं। तो हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं भगवान जी से कि जो यहाँ पे एडमिट हैं जल्दी से वो स्वस्थ हों, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर आज कांग्रेस के रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के कैंप कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के कांग्रेसियों ने भारी संख्या में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह सैनी ने उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े परिवार से होते हुए भी हमेशा गरीबों के बीच रहे हैं और उन्होंने देश की उन्नति के लिए कार्य किए। आज पूर्व गृह मंत्री हमारे उत्तराखंड कांग्रेस के भीष्म पितामह श्रद्धेय राम सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, इस देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती आज महानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाई है, जिसमें मुख्य रूप से एक बात आई है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उन्हें हम नेहरू जी के जीवन से, उनके कर्तव्य जो उन्होंने काम किए, उन्हें नई पीढ़ी को हम समझाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि नेहरू जी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े शिक्षित व्यक्ति थे, जेल में रहे, लाठियां खाई, परिवार का नुकसान हुआ और देश के प्रधानमंत्री बनने का जिस समय वो बने तो एक ऐसी परिस्थिति थी कि 400 करोड़ रुपए में 37 करोड़ लोगों का पेट पालना। इस देश में ना अन्न पैदा होता था, ना बिजली पैदा होती थी, ना सुई बनती थी, ना हवाई जहाज बनता था। उनकी कल्पना थी, उनका विजन था कि उस समय 50s में जब कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने इसरो, CSIR, BHL, भाखड़ा नांगल, एम्स, IIT, IIM ऐसे संस्थान इस देश को दिए जो आज देश जो है सुपर पावर बनने के कगार पर है। दिस क्रेडिट गोज टू ओनली ने काम किया, उनके करतूतों से, उनकी सोच से, उनके जुनून और हिम्मत से हमारे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें, हम लोग सब प्रेरणा लें और उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर देश के प्रति समर्पित होने का व्रत आज हम लें। इसलिए आज चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया गया है। जहां तक नेहरू जी की बात है, इस प्रकार का व्यक्ति जो उनके विषय में कहा जाता है, ही वॉज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, सोने के उसमें पैदा हुए थे। वातावरण बहुत ही ऐशो इशरत का था। पिताजी बहुत ही हाई कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट थे, स्वयं भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐसा वातावरण में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हों और जहाँ हर गेट पर एक गाड़ी उनको रिसीव करने के लिए खड़ी होती हो, ऐसे वातावरण में पला हुआ बच्चा और ये अंगीकार करे कि मुझे देश के लिए लड़ना है, स्वतंत्रता के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा। और लगभग 10 साल के करीब वो जेल में रहे और जब लखनऊ में लाठीचार्ज होने लगा तो उसमें उनकी हत्या हो जाती, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत उनके ऊपर लेट गए और इतनी लाठी पुलिस ने बरसाई कि उनके गर्दन सारी उम्र वो जब देहरादून में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत हो गई। RTO प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने इस हादसे पर गहरी चिंता जताते हुए सभी अभिभावकों और युवाओं से अपील की है कि ओवर स्पीडिंग और रात में ड्राइविंग से बचें। उन्होंने कहा कि सड़क पर सावधानी बरतें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। जैसा आपने बताया, ये दुर्घटना जो हुई है एकदम दर्दनाक दुर्घटना है और इसमें 6 युवा लोगों की मृत्यु हो गई है, जो मतलब माता पिता के लिए या जो पूरे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।
तो मेरा तो आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि जो माता पिता हैं या जो बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, रात्रि को ना निकलें घर से। रात्रि में सोने के लिए होता है, रात्रि पार्टी करने के लिए नहीं है। अगर पार्टी भी करना है तो घर पे करो, रोड पे मत निकलिए आप लोग। रोड पे कई बार देखने में आता है कि रात को लोग निकल जाते हैं, स्पीड पे नियंत्रण नहीं रहता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके पहले भी एक दुर्घटना मसूरी रोड पे हुई थी, उसमें भी प्रातः कॉलेज के बच्चे थे, प्रातः निकले थे वो लोग और उनका 5-6 लोग की उनकी भी जान चली गई थी। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चेकिंग को तो हम लोग बढ़ाएंगे ही, रात्रि में भी चेकिंग हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग रात्रि में उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास संख्या कम होती है, तो रात्रि में फोकस करने जा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग पे हम लोग अभियान चला रहे हैं। ओवर स्पीडिंग पे अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विगत 7-8 महीनों में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। लगभग 2600 के आसपास तो ओवर स्पीडिंग के चालान शहर में हुए हैं। आज भी हम लोग ओवर स्पीडिंग पे लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये हमें इन्फोर्समेंट कार्रवाई से नहीं होगा, माता पिता को भी आगे आना पड़ेगा। राजधानी देहरादून में दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में बीती रात देहरादून के आशारोड़ी चेक पोस्ट में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद पीछे से आ रहे कंटेनर ट्रक ने सभी वाहनों को रौंद डाला। वहीं इस मामले पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर ट्रक और अन्य वाहन पलट गए, जिससे पिकअप वाहन में सवार 2 लोग घायल हो गए और इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हादसे में 2 पीआरडी जवान भी घायल हुए हैं। कल रात्रि तकरीबन 9-9:15 बजे के आसपास की बात थी कि एक कंटेनर जो कि आशा रोड की साइड से नीचे की ओर आ रहा था ISBT की ओर, तो आशा रोड के पास जो स्टेट टैक्स विभाग की चेक पोस्ट है, तो उसके पास ये हादसा हुआ है। उस कंटेनर के द्वारा पहले तो एक कार को टक्कर मारी गई और उस कार के आगे एक पिकअप थी, तो कार को जैसे टक्कर लगी वो साइड हो गई और उसके बाद कंटेनर के द्वारा जो है पिकअप को टक्कर मार के और उसको एक पलट दिया गया नाले के किनारे पे उसको, और साथ ही साथ 1-2 वाहन और भी खड़े हुए थे तो उनको भी उसके द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। और टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर भी पलट गया और जो वो पिकअप थी वो पलट गई। तो उसमें जो एक व्यक्ति और बाप और बेटा 2 सवार थे जो कि सहारनपुर से कुछ सामान लेकर आ रहे थे यहाँ देहरादून के लिए, तो दोनों घायल हो गए उसमें गंभीर रूप से और उनको तत्काल जो है पुलिस के द्वारा मौके पर पहुँचकर उनको तत्काल वहाँ अस्पताल भिजवाया गया। और इलाज के दौरान जो है जो पिता थे तो उनकी इलाज के दौरान डेथ हो गई थी और उनके बेटे को जो है कोई गंभीर चोट नहीं थी, हल्की सी चोट थी, तो उनको इलाज के बाद उनको फिर डिस्चार्ज कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैन में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली को स्वच्छ एवं आदर्श जनपद बनाने की दिशा में भी सभी विभाग मिलकर काम करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड, गोपीनाथ समेत अनेक देवस्थल मौजूद हैं। देश का प्रथम गांव माणा भी चमोली में ही है। इस सीमांत जनपद को स्वच्छ बनाना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद चमोली से बहने वाली सभी नदियों को स्वच्छ रखा जाए। नदियों में जाने वाला कूड़ा, करकट एवं गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जाए। नदी किनारे लोगों को जागरूक किया जाए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम चरण में कांग्रेस जहां स्थानीय मुद्दों में केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में बनने वाले मंदिर को लेकर आरोप लगाने का काम कर रही है, जबकि इस विषय पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। सीएम अब केदार वासियों को भरोसा दिला रही हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि यह सब कांग्रेस का दुष्प्रचार है, जिसके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों को उठा रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में जब हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और गणेश गोटियाल जी ने बीकेटीसी के चेयरमैन रहते हुए मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बताएं लोगों को। उनको बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, उस समय क्या मंदिर बना था कि नहीं बना था। मैं बाबा केदार के इस मंच से कोई झूठी बात नहीं बोलना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहिए
उस मंदिर के शिलान्यास में क्या हरीश रावत जी मौजूद थे कि नहीं थे? आप सभी को पता है ऐसा हुआ था। लेकिन तब ये कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता कहां गए थे भैया? कहां सो गए थे उस समय? हमने तो बड़ा कानून बना दिया। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने उस समय कोई कानून क्यों नहीं बनाया? किसी मंच पर आकर बोले कि हम उस मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग को अन्यत्र जो है स्थापित नहीं किया जा सकता है। बद्रीनाथ मंदिर है, मंदिर तो आप बना सकते हैं। तो देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, यह सरकार 13वां ज्योतिर्लिंग बनाने की कोशिश कर रही थी। तो भाई लोगों में विरोध तो होगा ही। हम अपने गरेबान में क्या झांके? अपने गरेबान में तो सरकार को झांकना चाहिए। अगर हमने बद्रीनाथ के परिप्रेक्ष्य में कुछ किया था तो बद्रीनाथ क्यों हार गए? है जवाब मुख्यमंत्री के पास? कोई जवाब नहीं है। अब जो है खिसियानी बिल्डी खंबा नोचे। कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है, खींच कांग्रेस की सामने आ रही है। उसी का नतीजा है कि सख्त भू कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुभाष कुमार समिति, फिर कैबिनेट का डिसीजन, फिर उसके क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर पे उच्च स्तरीय समिति का गठन, और अब अंतिम रूप देने के लिए उसको कोई लूपहोल ना रह जाए। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एसीएस मेंबर, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार जी उसके मेंबर, पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार जी उसके मेंबर, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी उसके मेंबर, पूर्व सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी उसके मेंबर। तो इतने अनुभवी अधिकारियों की एक टीम बना करके कहा कि भाई इसको फाइनली ये देख लें कि कोई किसी तरह का कोई लूपहोल तो नहीं रह जाए। उसके लिए आज बाकायदा गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में ये लोग बैठने जा रहे हैं। तो इसकी बजाय सराहना करने के कि इतना शानदार काम हो रहा है, उत्तराखंड के जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो रहा है। उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर ठोस पहल करने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में अब जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिसके तहत बाहरी लोगों द्वारा प्रदेश में ज़मीनों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में नगर निगम सीमा क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर ज़मीनों को बाहरी व्यक्ति खरीद सकते हैं, लेकिन नियमों को दरकिनार कर काफ़ी संख्या में लोगों ने ज़मीनों की खरीद फरोख्त की है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूबसूरत है। यहाँ की सुंदर वादियों की आप बात करें, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से बात करें, यहाँ के लोगों के ईमानदारी की बात करें, तो ये हमारा उत्तराखंड सभी को आकर्षित करता है। लेकिन जो हमारे यहाँ बाहर के लोग आने का, जिस तरह से आपने कहा कि वो आगे फार्म हाउस बनाएंगे, ये सब करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत जल्द एक सख्त भू कानून ला रहे हैं। उस दायरे में जो भी आएगा उसका स्वागत है, और जो खाली इसलिए आएगा कि यहाँ पे मौज मस्ती करने या उस प्रकार का गलत करते करने, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी हमारी सरकार उसके लिए, अपने कानून हमारे हैं, उसके लिए कानून काम करेगा। लेकिन जो बहुत जल्दी जब सख्त भू कानून आएगा तो उसी दायरे में सभी को उसको पालन भी करना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। इस पर भू कानून पे चर्चा होगी, ये अलग विषय है। हाँ, ये बात जरूर है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो सभी लोग अपराधी नहीं हैं। कुछ लोग हमारे व्यापार में, हमारे राज्य की उन्नति में लाभ भी पहुंचा रहे हैं, तो उन सबको एक साथ रख के नहीं देखा जा सकता। हाँ, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड खराब है, उन लोगों को यहाँ भूमि खरीदने के या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। भूमि खरीदने से पहले बाहर वाले लोगों का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी चेक होना चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।